बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे ये सोचते थे कि यार ये वाले 20 मिनट तो एक तरह से हमें ओएमआर भरने को मिल गए हैं, अब वो सब बच्चे जो है ना वो पीछे हो चुके। मैं यही आपको यहाँ पर बात बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को करने का जो नज़रिया है, टॉपिक्स को देखने का जो नज़रिया है, वो थोड़ा सा अब अपने को स्विच करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैटर्न वैसा नहीं रहा। तो अगर मान लो ये 60% पेपर में से तुमने 5 सवाल निकाले जो तुमसे इनिशियली गलत हो गए, तो कॉन्फिडेंस है ना वो तुमसे 40% को भी गलत करवा देगा। सर फिजिक्स नहीं आती थी, 20 सवाल एंड के रह गए। अरे क्यों रह गए? तो तुम बायोकेमिस्ट्री में नंबर इसीलिए ला पा रहे हो क्योंकि वो पहले अटेम्प्ट करते हो और उसके अंदर तुम्हारा दिमाग तेज चल गया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के पेपर को इस साल जो आपका नीट एग्जाम है 2025 में, उसमें अटेम्प्ट कैसे करें, है ना। हाँ देखो, फिजिक्स से तो डर लगता ही है। अब डर भी लगता है तो डर के लिए भी सेशन आपके लिए बना दिए गए हैं कि भाई उस डर को दूर कैसे करना है, कैसे उसके अंदर मास्टरी लानी है, कितने नंबर आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं या कितने नंबर आप लोग ला सकते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। तो आखिर अटेम्प्ट कैसे करें इस वाले पेपर को, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो अगर अटेम्प्ट करने की बात करें नीट के फिजिक्स के पेपर को, तो देखो फिजिक्स के पेपर में कितने सवाल आने वाले हैं आपको भी पता है। हाँ 45 क्वेश्चन, यस। इससे पहले 50 आते थे। तो पहले है ना, इसमें हम लोग एक छोटी सी चीज देखते हैं कि ओल्ड नीट, या ऐसा बोलो कि पिछले 3-4 साल वाला जो नीट है और जो एकदम से नया पैटर्न अभी अभी आपके ऊपर लागू किया गया, उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो ओल्ड वर्सेस न्यू। अब ओल्ड पैटर्न के अंदर क्या होता था भाई, सब लोग जानते हैं सर। ओल्ड पैटर्न के अंदर हमारे पास में 50 क्वेश्चन होते थे, 50 क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर कितने हैं, 45 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर सभी कंपलसरी हैं। हाँ मतलब तुम चाहे एक भी मत करो, पर हाँ यही 45 है तो कोई चॉइस नहीं है ना। यही 45 है तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। और यहाँ पर क्या होता था, 35 कंपलसरी प्लस 10 आउट ऑफ 15 ये आपकी चॉइस रहती थी। तो मजा ही आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 10 आउट ऑफ 15 करना है तो टोटल तो वही करना है 45, पर 50 आते थे सवाल, तो 5 सवाल अपनी मर्जी से छोड़ सकते थे। हाँ पर वो सेक्शन बी में, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी एक अलग बना हुआ आता था, सेक्शन ए एक अलग बना हुआ आता था। अब एक ही सेक्शन है, अब कोई सेक्शंस नहीं है, ए और बी की कोई बात नहीं कर रहा है, ए अलग है बी अलग है, नहीं कुछ नहीं, सब सेम। तो ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर अब क्या हुआ देखो, जैसे जो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो पिछले साल नीट दिया था, उससे पहले भी नीट दिया था, तो ये जो 2 साल 3 साल के ड्रॉप करने के बाद में जो बच्चे इस साल अभी दोबारा पेपर लिखने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि एकदम से वो इस पैटर्न से इस पैटर्न पे शिफ्ट हो गए। तो होता क्या था, टाइम जो है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया। टाइम यहाँ पर आपको 3 घंटे और 20 मिनट मिला करते थे, और उसमें भी चॉइस के सवाल करने को मिल रहे हैं, तो मजा ही आ गया जीवन में। और यहाँ पर क्या हो गया अब टाइम का, यहाँ टाइम का खेल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब टाइम हो गया सिर्फ 3 घंटा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे ये सोचते थे कि यार ये वाले 20 मिनट तो एक तरह से हमें ओएमआर भरने को मिल गए हैं, अब वो सब बच्चे जो है ना वो पीछे हो चुके हैं। अब वही बच्चे को फायदा है जो बच्चा 3 घंटे के अंदर पेपर खत्म नहीं करता, 3.25 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर लेता है। 15 से 20 मिनट अब उसको एमआर भरने के इसी 3 घंटे में मैनेज करना है। यस, मैनेज क्वेश्चन एंड आंसर विद ओएमआर फिलिंग। अब कोई अलग से टाइम नहीं रहा भैया, चॉइस भी नहीं रही, टाइम भी अलग से नहीं रहा। तो जो भी ऐसे लोग थे ना, जिन लोगों के हम लोग देख रहे थे 720 में से 720 आ रहे हैं या और कुछ आ रहे हैं, एकदम से उनके नंबर 10-15 नंबर 20 नंबर कम होने लगे। क्यों होने लगे कम, उसका एक बहुत मेजर रीजन क्या हो गया, ये वाला टाइम रिड्यूस हो गया। ठीक है, दूसरा मेजर रीजन आपको पता है, 5 सवाल तो छोड़ सकते हो, जो नहीं आता वो छोड़ो, आगे बढ़ो। और 15 में से 10 सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो करने आता है। स्कूल में भी याद करो, ऐसे और करके क्वेश्चन आते थे, कर लेते थे ना। और के अंदर कोई एक तो ऐसा होता ही था जिसके 2-3 पार्ट्स आते थे। इवन कॉलेज में यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर इंटरनल चॉइस होती है, या तो ये कर लो या ये कर लो। मुझे याद है हमारे इंजीनियरिंग के अंदर 5 सवाल आते थे, पांचों सवाल में इंटरनल चॉइस होती थी।
और उससे पहले के पैटर्न में 8 सवाल आते थे, 8 में से 5 करने होते थे। तो 8 में से 5 के अंदर फायदा क्या होता था, 3-4 चैप्टर छोड़ के भी जाओ तो चलेगा। जब 8 में से 5 करने होते थे तो फायदा क्या होता था कि 2-3 चैप्टर छोड़ जाते थे, और 5 क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता होता था कि भाई इन 5 क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं 6-7 चैप्टर से, तो अपन वो चैप्टर पढ़ जाओ, 2-3 चैप्टर छोड़ भी दोगे तो चॉइस में रहेगा, एनी 5 आउट ऑफ द 8। तो वो लोग तो बहुत मजे में रहते थे। हमारे टाइम 5 क्वेश्चन, पांचों में इंटरनल चॉइस, और इंटरनल चॉइस का मतलब तो यह है कि पांचों ही अटेम्प्ट करने हैं। ये खेल हो गया। अब इस बार तो इंटरनल चॉइस भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें तो 45 के 45 ही करना है। तो यहाँ बहुत बहुत नंबर इसीलिए आ जाते थे, है ना। अब यहाँ नहीं आने वाला। तो अभी जो 45 सवाल हैं फिजिक्स के, इन सवालों के लिए ही सारी की सारी लड़ाई है, और यही आप लोगों के लिए एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जो तुम केमिस्ट्री के अंदर करते हो। तो ये रैंक डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये जो आपका फिजिक्स का पेपर है ना 45 सवाल वाला, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। तो जो टॉपर बच्चे हैं उन बच्चों के लिए तो मैं बता दूं कि इफ़ यू आर स्टडिंग वेरी वेरी हार्ड, तो फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को अलग मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे 45 सवालों का ये जो सेक्शन अब आ गया है ये, है ना, इसमें अब इंटरनल चॉइस तो खत्म। तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में, क्या क्या असला बारूद तैयारी करके जानी। तो सबसे पहले तो पता है अपने आप को ऐसा बनाओ कि इस फिजिक्स के जो 45 सवाल हैं, है ना, नीट वैसे भी भारी सवाल नहीं पूछता है ना, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन 1 मिनट 1.25 मिनट के अंदर सबसे पहले तो हो जाना चाहिए। कई क्वेश्चन तो देखो ऐसे होते हैं जिनमें 1 मिनट भी नहीं लगता। तो एवरेज टाइम आप लोगों का फिजिक्स के पेपर के अंदर 1 घंटे से ज्यादा नहीं आना चाहिए, पूरा पेपर जब आप लोग सॉल्व करो तो। यस, दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड कि यार अगर मान लो पूरा पेपर करने के अंदर तुम्हें फिजिक्स में 1.5 घंटा लग रहा है तो वो भी बेकार ही हुआ। क्योंकि पहले लोग पता है टाइम कैसे मैनेज करते थे, सर बायो हमने 50 मिनट में कर ली, केमिस्ट्री हमने 1 घंटे में कर ली, फिजिक्स हमने 1 घंटे में कर ली, और फिर हमने ओएमआर भर दी, क्योंकि ओएमआर भरने के लिए टाइम तो चाहिए। तो वो जो टाइम है वो आपको मिल जाता था, पर उसमें 3 घंटा 20 मिनट का टाइम होता था। तो अब वो टाइम आपको नए हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, विदाउट इंटरनल चॉइसेस। तो ये जो नया हिसाब है मैनेज करने का, अब इसमें दिमाग उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो अब ये सोचो कि मैं ये चैप्टर छोड़ जाऊं वो चैप्टर छोड़ जाऊं, तो नहीं छोड़ सकते, छोड़ने का है ही नहीं। बल्कि कई लोग सोचते हैं ईएमडब्ल्यू छोड़ जाता है, एक सवाल ही तो आता है। अरे वो एक इतना इजी आता है कि अगर तुमने ईएम वेव्स को 2 घंटे भी दे दिए ना अपने जीवन के निकाल के, तो भी वो सवाल कर लो। और कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें 20 घंटे 50 घंटे भी लगा दो ना, तो भी उसका सवाल आए और तुमसे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये आपको भी पता है। तो मैं यही आपको यहाँ पर बात बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को करने का जो नजरिया है, टॉपिक्स को देखने का जो नजरिया है, वो थोड़ा सा अब अपने को स्विच करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैटर्न वैसा नहीं रहा। पैटर्न हैज कम्प्लीटली चेंज्ड फॉर यू। तो इसीलिए स्कोरिंग 720 हैज ऑल्सो बिकम टफ, कि 720 आ जाएंगे, हाँ मैं तो 720 ले आऊंगा, हाँ ठीक है ले आओ, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपके आ रहे हैं। मेरे को दुख नहीं होगा इस बात का कि आपके 720 क्यों आ गए, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लाओ 720, पर माई पॉइंट इज के थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लो, क्योंकि अब वो 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते थे वो तो गायब है। अगर वो 20 मिनट एक्स्ट्रा जीवन के गायब हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। दोज 20 मिनट्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 मिनट्स, है ना। अब तो वो वर हो गए आर की जगह, क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई, वो जो फायदा मिलता था अब वो बंद है। तो अब फिजिक्स के पेपर के अंदर ऐसा क्या जादू किया जाए सर, क्योंकि देखो वही 45 सवाल विदाउट एनी इंटरनल चॉइस, और टाइम आपने 3 घंटे कर दिया। तो पहले आपको ये समझना है कि समय कितना दें। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 घंटा, इससे ज्यादा टाइम दे दिया गड़बड़ हो जाएगी। अब फिजिक्स करना कब है, तो अटेम्प्ट जब आप लोग करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट, तो उसमें फिजिक्स तुम लोग कब करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जिन बच्चों की पता है मैथ्स स्ट्रांग रहती है पहले से और वो लोग बायो लेते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपन फिजिक्स पहले कर लें, पर जनरली ऐसा नहीं होता। तो मैं मेरा ये मानना है कि आप लोगों का जो अटेम्प्ट आए फिजिक्स की तरफ, वो पहले जूलॉजी बॉटनी, उसके बाद में केमिस्ट्री, और उसके बाद में फिजिक्स की तरफ है। मतलब यहाँ पर आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड देंगे और इसको थर्ड देंगे। जिसको लगता है मेरी केमिस्ट्री वगैरह बहुत स्ट्रांग है,
तो वो इसको स्विच कर सकता है, इसको 2 कर सकता है, इसको 1 कर सकता है, पर इसको 3 ही रखो तो फायदा है। तो लास्ट अटेम्प्ट जो होगा वो फिजिक्स का ही होगा। यस, लास्ट नंबर जिस पार्ट का आएगा वो फिजिक्स होना चाहिए आइडियली। पर अगर किसी को फिजिक्स वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, सर मेरे तो फिजिक्स में सारे सही होते हैं, मेरे को फिजिक्स आती है और कुछ है, तो तुम कर लो भाई, रोक तुम्हें नहीं सकते हम लोग। हम बस एक तरीका बता सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों के अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट किसका होना चाहिए फिजिक्स का? तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो ये वाली चीज ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात, जब आप लोग इन 45 क्वेश्चंस को करने के लिए शुरुआत करोगे, तो पता है फिजिक्स के अंदर क्या होता है? पहला दूसरा क्वेश्चन ही अगर अपना गलत हो जाता है ना, तो अपन डर जाते हैं। तो पहले सवाल से चालू करना कोई कंपलसरी नहीं होता। या अपन ने मान लो कोई कैलकुलेशन की, फिर किसी क्वेश्चन से अपन ने अपना दिल लगा लिया कि आज तो इसको सॉल्व करके ही रहूंगा, 10 मिनट निकल गए उसे एक ही सवाल में, गड़बड़ हो गई। तो इमोशंस को काबू में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फिजिक्स। हाँ, कई बार क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब इनको हम लोग ऐसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो तीसरे सवाल में मान लो कोई कैलकुलेशन ऐसी फंसी कि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, तरीका तुम लोग सही कर रहे थे, पर वही 3 × 2 = 5 कर रहे थे बार बार। उस चक्कर में क्या हुआ, वहां पर टाइम बहुत ज्यादा चला गया, पीछे के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचा। तो सबसे पहले यू नीड टू मार्क सच क्वेश्चन विच सीम टू बी इजी एट फर्स्ट साइट। है ना? पहली नजर में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि ये तो सबसे आसान सवाल है, उसको तो कर ही लो पढ़ते पढ़ते। तो 45 सवाल जो है ना, पहले उसको यूं पन्ने पलट के देख लो, अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, पहला सवाल ही अगर मान लो किसी ऐसे टॉपिक का है जो तुम्हारा कमजोर है, तो मत करना, मत करो भाई उस सवाल को, उसे छोड़ के अगला देख लो। पहले जो तुम्हारे ऐसे टॉपिक्स है ना जो तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, उन वाले सवालों को जल्दी से मार्क कर लो, पन्ने पलटते हो, अच्छा ये हो जाएगा, ये इट विल हार्डली टेक 20 to 30 सेकेंड्स, और ये मार्किंग हो जाएगी। वो मार्किंग करके पहले उन सारे सवालों को कर डालो, और वो सारे सवाल करने के बाद में फिर बाकी के पेपर पे टूट लो। तो मार्क क्वेश्चंस विच सीम टू बी एज इजी एट फर्स्ट साइट, या फिर ऐसे सवाल जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के हैं। आपने, अगर मैं बताऊं, ये जो कॉन्फिडेंस आएगा ना इन क्वेश्चन से, क्योंकि ये मान के चलो कि दिस विल फॉर्म अराउंड 40% ऑफ द पेपर। 40% पेपर तो तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। जो क्या है, सीम इजी एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा, हो गया क्वेश्चन, डन। दिस इज 40% ऑफ द पेपर। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज बाय द 16 years of experience which I have gained and I have seen the paper multiple times। है ना? 40% पेपर आप लोग पहली नजर में सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रख। और जो बचा हुआ 60% है, जब हम लोग उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो पता है क्या होता है कि जो 40% पेपर हम लोग सही कर चुके हैं, या इसमें मान लो एक दो ऊपर नीचे हो भी गया तो चलेगा, पर इसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको बूस्ट करता है फॉर 60% ऑफ पेपर। तो दिस 40% ऑफ द पेपर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द 60% ऑफ द पेपर। तो अगर मान लो ये 60% पेपर में से तुमने 5 सवाल निकाले जो तुमसे इनिशियली गलत हो गए, जो कॉन्फिडेंस है ना वो तुमसे इस 40% को भी गलत करवा देगा। सो दिस 40% इज अटेम्प्टेड विद 90% एक्यूरेसी। मैं ये मान के चल रहा हूं। सो इफ यू अटेम्प्ट दिस 40% विद 90% एक्यूरेसी, तो ये वाला जो 60% वाला पार्ट है, इसके अंदर भी आप लोगों की जो एक्यूरेसी है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 90% एक्यूरेसी यहां पर भी ले आते हो। और अगर ये आपने कर लिया तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, फिर बोल। हाँ, और क्या मतलब, आप सोच के तो देखो कि आपने 40% में 90% एक्यूरेसी आ गई 40% ऑफ द पेपर में, और फिर बचे हुए 60% में भी 90% एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए होते हैं, तो हमें लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बिकॉज दिस 60% पेपर विच यू आर लुकिंग एट इज अगेन 30% ईजी। है ना? हाँ, इस 60 में से अगर अपन वैसे देखें तो 30 से मेरा मतलब यहां पर ये था कि 50% ऑफ दिस 60% इज इजी। हाँ, इस 60% पेपर का 50% पार्ट जो है वो इजी होता है।
नंबर्स में तो नहीं घूम रहे तुम कि कैसी कैसी बातें कर रहा है? 60 का 50% ईजी होता है। हाँ, तो 60 में से 30% पेपर अभी और आसान बचा हुआ है, तो वो 60 का तो 50% हो गया ना। अरे बावड़ो, नीट वाले बच्चे हो इसलिए नहीं कर पा रहे कैलकुलेशन कि सर ये 40 में 90% कैसे लाएं, ऐसा तो नहीं सोच रहे। नहीं नहीं, मेरे को पता है तुम कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ 60% में से 50% इज इजी अगेन, जो हमें पहली बार में नहीं दिखता पर क्वेश्चन करते हैं तो आसान लगता है, दूसरी बार में दिख जाएगा। तो अब यार इतना पेपर तो तुमने कर ही लिया, 30 इधर 40 इधर, 70% पेपर तो करके बैठे हो तुम। जो बचा 30% है उसके अंदर भी अगर मान लो तुम 80% एक्यूरेसी ले आते हो तो मजा नहीं आ गया पेपर में? सोचो, 150 प्लस हो गए। तो बस यही तो करना है यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है ना। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जिन क्वेश्चंस का कोई आइडिया ही नहीं है, और क्या। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई ना पेपर के लिए। हाँ, कि डू नॉट यूज एनी तुक्का स्ट्रेटेजी। कोई तुक्का स्ट्रेटेजी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सब गलत है बेटा। वो जो वीडियो देखते हो ना तुम यूट्यूब पे, तुक्का स्ट्रेटेजी, वो सब बेवकूफ बनाने के लिए है, व्यूज पाने के लिए है। तो प्लीज कोई तुक्का स्ट्रेटेजी काम में नहीं लेनी है। देखो यूट्यूब पर ये सब बताना बहुत आसान है, फिर बोल रहा हूँ, क्लासरूम में यही वाली स्ट्रेटेजी अगर बता दूंगा ना, बच्चे अगली क्लास में पीटेंगे। तो नहीं, कोई तुक्का स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। देर आर चांसेस दैट यू मे बी राइट, चांसेस होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 25% सही होने का चांस है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। तो हर क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं कि 25% ही सही होने का चांस होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है भाई। तो ये जो हमारे पास जितनी भी तरीका है ना, अब देखो फिजिक्स के पेपर को करने का, इन तरीकों के ऊपर आपको खरा तो उतरना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में उतना समय नहीं बचा है या और कोई बात है, तो पढ़ना तो पड़ेगा अब देखो। ठीक है, पर देखो ये सब चीजें जितनी भी है ना जिसके अंदर अपन फालतू की चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने लगते हैं, पढ़ते नहीं है, वो ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप उन फालतू चीजों को इग्नोर करें जो जीवन में चल रही होंगी, या फिर जो इस तरह के वीडियोस आएंगे ना कि बस अब एक दिन में नीट कैसे फोड़े, 4 दिन में नीट कैसे फोड़े, यार वो सब प्लीज मत देखना यार। इन सब चीजों के पीछे पड़ोगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें प्लान करके जो आपके लिए अभी फ्रूटफुल है वो चीजें लाते रहेंगे। कोई एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ जाएंगे, कोई एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आ जाएंगे, हम लोग इस तरह की चीजें बनाएंगे जो आप लोग खुद से नहीं करेंगे। तो जब ऐसी चीजें आएंगी ना तो आप लोगों को ठीक लगेगा कि हाँ यार अब ऐसी चीजें आ रही हैं तो अब मामला जो है वो सेटल्ड है, ठीक है। तो वैसी चीजें देख लो, फॉरवर्ड करके देख लो, चाहे लाइव बैठ के मत देखो। 1.5x 2x के ऊपर उस वाले वीडियो को देख लो, उसके अंदर जो मतलब फालतू की जो बातें कर रखी हैं उन चीजों को हटा कर देखो, तो कुछ फायदा भी है। अदरवाइज क्या होगा, फिर वही टाइम मैनेजमेंट वगैरह की एंड में ट्रबल आएगी, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो वैसे ही टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है ही सही कि तुक्का स्ट्रेटेजी तो अपनानी नहीं है, साथ में गिव पार्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट। क्योंकि अब अगर आपने ये वाले टेस्ट नहीं दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और क्या, पार्ट टेस्ट भी देना है, फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है। अभी अगर नहीं दोगे तो फिर से गड़बड़ होने वाली है, तुमको पता है क्यों होने वाली है। क्योंकि ना तो तुमने ये पढ़ाई की है चैप्टर वाइज, तो ये तो चैप्टर वाइज हो जाएगा आपका पार्ट टेस्ट तो। और जब सारे चैप्टर कर रहे हो तो फुल सिलेबस भी चालू करो। भाई ये करोगे तभी तो फिर नीट के एग्जाम के अंदर कुछ फायदा होगा, कि वहां तो फुल सिलेबस ही आएगा ना। और फुल सिलेबस के अंदर भी तुमको पता है कि कुछ 45-55 का रेशो रहता है। या आपका 11th का पोर्शन रहेगा या आपका 12th का पोर्शन रहेगा, है ना। तो ये मान के चलो कि 17 18 19 सवाल जो है वो आपके 11th के रहेंगे, और बचे हुए जो 20 22 25 सवाल रहेंगे वो आपके 12th के रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम क्लास 12th। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है पिछले कई सालों से उसमें यही देखा गया है
कि मोर देन 50% इज फ्रॉम 12th, और थोड़ा सा कम 11th का होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो वेटेज अगर देखा जाए दोनों क्लासेस का सेम है, तो एंड द वेटेज इज ऑल्सो सेम, तो आपको दोनों को टाइम तो पूरा देना है। और 12th के अंदर अभी बोर्ड बोर्ड पढ़ के जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो 12th एकदम ताजा तरीन है, बढ़िया से पढ़ रखी है। 11th को रिवीजन करना है, वो हमने क्लासेस में तो आपको कराया ही है। अब वो जो रिवाइज करना है उसके लिए नोट्स खोल लो, नोट्स खोल के देखोगे पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो थोड़ा थोड़ा फायदा होता रहेगा, अदरवाइज तो फिर अटके रहोगे। तो अटको मत अब यार, अब इसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि जितना कम अब आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अटेम्प्ट तो करना रहेगा भाई। हाँ, जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब मेहनत बिना किए काम नहीं चलने वाला। ठीक है। हाँ मतलब ये तो देखो अब ऐसी चीज हो गई ना कि अब पेपर देना है, पेपर में फिजिक्स ही नहीं आती है तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो क्या फिजिक्स छोड़ ही देते हैं कि सर फिजिक्स नहीं आती थी, 20 सवाल एंड के रह गए। अरे क्यों रह गए? तो तुम बायो केमिस्ट्री में नंबर इसीलिए ला पा रहे हो क्योंकि वो पहले अटेम्प्ट करते हो और उसके अंदर तुम्हारा दिमाग तेज चल गया था। पर अगर बायो और केमिस्ट्री 2.5 घंटे में कर रहे हो तो आधे घंटे में क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओ। तो अपना बायो और केमिस्ट्री ऐसे प्लान करना कि 2 घंटे में फ्री हो जाओ उस वाले पार्ट से विद ओएमआर, क्योंकि बचा हुआ पार्ट फिजिक्स का होगा। कम से कम 1 घंटा दोगे तब जाके कुछ हो पाएगा। वो भी तब 1 घंटा देना है फिजिक्स को जब बायो पूरी अटेम्प्ट कर लियो, ये पता हो कि इसमें 350 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि बायो एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके नंबर लाना इज वेरी वेरी इजी। ऐसा लग मतलब इजी से मतलब है पढ़ रखा होता है तो इजी है। और अगर बायो के पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए इधर का उधर, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट नॉट करेक्ट और ऐसे वाले, तो फिर देखो पढ़ने में भी टाइम लगता है और फालतू की गलती भी हो जाती है। तो आई डोंट वांट कि आप लोग वो सिली मिस्टेक्स करें, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ सिली मिस्टेक्स आर ब्लंडर्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखिए, फिजिक्स के पेपर को आराम से अटेम्प्ट करें, है ना। पर हाँ 1 घंटे का समय दें, तभी आप लोग फिजिक्स के पेपर के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिजिक्स आपकी बहुत ही स्ट्रांग है तो हो सकता है आप लोग 40-45 मिनट के अंदर भी कर लें। स्ट्रांग फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं उनका हो भी जाएगा, है ना। पर अगर मान लो यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, है ना, वी आर ऑल एवरेजेस, अपन सब अपनी अपनी एवरेज है। तो अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हैं और कोई बात है तो आप लोगों को अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, और वो जो अटेम्प्ट्स हैं उन अटेम्प्ट्स को आपको देखना होगा। तो अब उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग फाइनल पेपर से पहले बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट दो, और उसमें देखो कि फिजिक्स के अंदर कितना समय बचा पा रहे हो बायो और केमिस्ट्री करने के बाद। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे फुल सिलेबस के, उतना आपको आइडिया लगेगा कि आपके पास फिजिक्स में कितना टाइम बचता है और ओएमआर भरने में आपको कितना समय लग रहा है। एक साथ ओएमआर भरने वाला सिस्टम मत अपना लेना। एक पेज के क्वेश्चन हुए ओएमआर भर दी साथ साथ, अगले पेज के क्वेश्चन हुए ओएमआर भर दी साथ साथ। एक साथ भरोगे ना, एक भी गलती हुई सारे गलत हो जाता। तो प्लीज ये सब चीजों से दूर रहें। हमारे टाइम तो भी लोग बहाना बना देते थे, अरे मैंने ओएमआर गलत फिल कर दी। अब तो ये बहाना भी नहीं चलता कि ओएमआर गलत फिल कर दी, क्योंकि सामने आ जाती है ओएमआर। हाँ हाँ, तो ये बहानेबाजी मत करना, गलत हो गया भैया तो हो गया। तो इसलिए इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। पता लगे ओएमआर गलत फिल करके आ गए जबरदस्ती में, सही सॉल्व करके भी, प्लीज इन सब चीजों से बचेंगे। सर पूरे 45 सवाल एक साथ भर दूंगा मैं, तो उसमें तीसरा चौथा ही गलत हो गया, लाइन से गलत भरने में आएंगे, मजा आ जाएगा फिर। और अगर पहले ही कुछ भर रखा होगा ना तो कभी दिक्कत नहीं होती। तो ये सब बातों का ध्यान रखो, पार्ट टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट ये सब देते रहो, जिससे कि आपको फायदा फायदा होता रहे। पैटर्न आपको पता ही है कि अब क्या हो गया है, और इस पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो हो सकता है कि आपका जो फिजिक्स है नीट के अंदर वो अच्छा हो जाए, है ना। ऑब्वियसली दीज आर नॉट फाइनल पॉइंट्स के अगर ये पॉइंट्स आपने कर लिए तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है मैंने आपके हिसाब का वो पॉइंट ही ना बताया हो जिस पॉइंट से आप लोगों को कुछ फायदा हो। आप हो सकता है पहले से ही ये सारे पॉइंट्स लगा रहे हैं, पर ये वो जनरल पॉइंट्स हैं जो लोगों के काम आते हैं, है ना। दीज आर दोज पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर मोस्ट पीपल। हो सकता है किसी के लिए इनकी कोई यूजफुलनेस ना हो क्योंकि उनका अटेम्प्ट का सिस्टम ही कुछ अलग चल रहा हो, but these points are very useful for most people. Again I am telling you, in order to attempt the physics paper you need to practice very hard, you need to mark easy questions first, है ना। और उसके बाद में टफ क्वेश्चंस को करोगे, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप आपको आगे ले जाएगा। और कोई तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है। प्लीज कंसेप्चुअली पता है, सारी चीजें पता है तो ही टिक करो, नहीं तो एंड में आके दोबारा अगर टाइम बचे तो अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो छोड़ो। -1 करने की जरूरत नहीं है।
डोंट यूज एनी तुक्का स्ट्रेटेजी गिवन बाय योर टीचर्स। ठीक है, अपनी पढ़ाई करो, मस्त रहो, और नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से दो। ठीक है, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।